प्रोटोकॉल है, मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां, उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही
एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के नाम संदेश दे रहे हैं, लेकिन इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और ज्यादातर देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस, वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी।
भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कोरोना से ज्यादा खतरा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव। तो प्रधानमंत्री का संबोधन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से रुक करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का। का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लगातार जारी। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी केंद्र सरकार ही मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। जो लगातार जो विवाद चल रहा था, राज्य सरकारें जो मांग कर रही थी कि केंद्र सरकार को मुफ्त में वैक्सीन देनी चाहिए, जिसको लेकर बच्चों को लेकर भी जिस तरह की मांगे की गई थी, युवाओं के साथ साथ वो तमाम चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर अपनी बात की है। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आरपी उपाध्याय जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, किस तरीके से देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, लगातार अभी भी चल रहा है, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है 18 से जो बड़े लोग हैं, 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल एक सटीक संबोधन था। आप बिल्कुल उन्होंने कहा जो राज्य पहले मांग कर रहे थे स्वायत्तता दें, कुछ फैसले राज्य लें, ठीक है राज्यों ने फैसले लिए, लेकिन उसके कुछ समय बाद देखिए ये भी चर्चा हुई कि भी ये जो फैसला लिया गया राज्यों के ऊपर जो छोड़ा गया वो ठीक नहीं रहा, उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। तो राज्यों को लगने लगा कि जो पुरानी व्यवस्था थी, सेंटर जिसको गवर्न कर रहा था, वो व्यवस्था ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी। तो मैं मानूंगा एक अच्छा और सार्थक प्रयास उन्होंने किया है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का उन्होंने जो एक कोशिश की है। देखिए लोग भी यही चाहते हैं कि भी बात हो तो उस बात के सेंटर में वो आम व्यक्ति हो, वो आम नागरिक हो, उसकी समस्याएं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो संबोधन हो, तो वो उसको ध्यान से सुनता है। अगर मान लीजिए मन की बात होती और कोरोना के ऊपर बात न हो, कोरोना काल में जो संकट जो देखने में आ रहा है उस पर बात न हो, तो मन की बात हो या संबोधन हो बेमानी हो जाता है। तो लेकिन आरपी उपाध्याय जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्या देर कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कहने के लिए? क्योंकि लगातार विपक्ष ने खूब हमले किए, लगातार इसको लेकर विवाद हुआ। हमने देखा कि कोर्ट में भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार उन लोगों को 18 से 44 साल तक के जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए मुफ्त में वैक्सीन क्यों नहीं है? क्या लग रहा है कि देरी कर दी प्रधानमंत्री ने? देखिए चूक हुई है, इसे मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं जी। चूक होने की वजह से ही आप देखेंगे जो लाशों के अंबार लगे, नदियों में लाशें, शमशान घाट के बाहर लाइन है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई और उस चूक का परिणाम हम सबके सामने है। बिल्कुल कि फर्स्ट वेव में जितना नुकसान नहीं हुआ था उस समय असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हुई। दूसरी वेव में जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिला, ना सिर्फ आर्थिक, वैसे जान के हिसाब से भी बहुत ज्यादा लोगों की जान गई है। विपिन शर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम जो पैगाम है, किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? देखिए स्वागत योग्य है, देर है दुरुस्त है यहाँ पर कि जैसे एक बात जो बिल्कुल साफ उभर के आई है कि जो आजादी देने की बात है, क्योंकि पहले आप देखते थे कि बार बार बोला जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा, ब्रेक के उस पार एक बार फिर से रुक करेंगे पूरी चर्चा का। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। विपिन शर्मा जी, रुख में आप ही का करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम पैगाम किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्वागत योग्य है, देर आए दुरुस्त आए। और यहाँ पर जिस चीज का इंतजार था, क्योंकि बार बार यही बात विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी और एक आम आदमी पूछना चाह रहा था कि कब वो वक्त आएगा, कब वो पल आएगा कि जब ये घोषणा होगी औपचारिक तरीके से कि 18 से ऊपर वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल ये मुहैया कराया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल एक उसमें एक कोई बिल्कुल जो उसको एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए था वैक्सीन का, तो वो होना चाहिए। तो वो उसके लिए आज ये ऐलान हो गया है औपचारिक तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आप लॉकडाउन के समय भी देखें कि पिछले लॉकडाउन के मुकाबले इस बारी जब स्थिति ज्यादा भयावह थी तो यहाँ पर आजादी दी गई थी राज्यों को, अलग अलग राज्यों को आजादी दी गई थी कि आप अपनी स्थिति का जायजा लेते हुए अपने तरीके से लॉकडाउन की घोषणा करें। आप वीकेंड लॉकडाउन करना चाहते हैं, नाइट कर्फ्यू करना चाहते हैं या साप्ताहिक लॉकडाउन करना चाहते हैं, अपने तरीके से करें, आजादी थी। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि दिक्कतें काफी आ रही थी यहाँ पर, तो और फेडरल स्ट्रक्चर का भी आपने सम्मान करना था, तो उसके तहत हुआ कि आपने आजादी दी। लेकिन उसके बाद देखा कि जब टीके को लेकर जो लॉजिस्टिक्स का अभाव हुआ और उसको बार बार बोला गया था कि आप इस टीकाकरण को और एग्रेसिव करें, इसको और बढ़िया करें। लेकिन हमें दूसरा पहलू ये भी मद्देनजर रखना है कि हमारी आबादी, और अभी अगर हम ये 23 करोड़ तक पहुंचे हैं कि 23 करोड़ लोगों को ये टीकाकरण लग चुका है, तो ये बाकी देशों के मुकाबले अगर हम इसकी तुलना करें तो वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अभी जो चुनौतियां सामने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो घोषणा हुई है, ये निश्चित बात है एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और अभी भी क्योंकि देखिए सफर लंबा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें बोली अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कि ये जो वायरस है, जो मानवता का दुश्मन है, बार बार इवॉल्व कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, और यहाँ पर सचेत रहना है। हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उसका हमने बिल्कुल एक शिष्टाचार बना के रखना है, नियमों का अनुपालन करते रहना है, कोई नियमों की उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि अभी तीसरी लहर भी आनी बाकी है, जिसका जो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आप इसको हल्के में ले नहीं सकते। यहाँ पर पहले भी हमने देखा, जब पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर की जब बात थी, वहां पर हमने हल्के में लेने लग गए थे, लोगों ने मास्क उतार दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने लग गए थे, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या कि हमने देखा कि क्या इसने कहर ढाया। इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने लगातार जोर भी दिया, और इससे पहले भी हम देखें तो तस्वीरों में लगातार प्रधानमंत्री जो निर्देशों का पालन करने की अपील करते रहे। आरपी उपाध्याय जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि खासतौर पर राज्यों की तरफ एक जो भार था उससे उन लोगों को राहत मिली है, और दूसरी तरफ जनता को भी राहत मिली, क्योंकि लगातार खबर यही थी कि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, उन लोगों के पास वैक्सीन नहीं है। अब क्या लग रहा है कि जो रुकावट थी वो खत्म हो जाएगी, लोगों को वैक्सीन मिलेगी? देखिए, जो असमंजस की स्थिति थी वो खत्म होगी, एक क्लियरिटी आई है। अभी तक तो ये था क्या होगा, कैसे होगा, राज्य कुछ कह रहे थे, केंद्र कुछ कह रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन मिल रही थी और पैसे देके लोग लगवा रहे थे जी। लेकिन अब एक स्पष्टता आ गई है कि भी 18 से 44 वर्ष के लोगों को केंद्र सरकार वैक्सीन देगी, बिल्कुल। तो न राज्य को चिंता करने की जरूरत है, न जनता को चिंता करने की जरूरत है, और जो भ्रम की स्थिति थी वो खत्म होगी जी। और फिर लोग बिल्कुल जो कोरोना प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन हम देखें कि हमने जो तस्वीरें देखी हैं, तमाम राज्यों की तस्वीरें हमने जो देखी हैं कि जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों की वैक्सीन में उतनी कमी देखने को नहीं मिलती जितनी कि 18 से 44 साल के बीच में मिलती थी। क्या लग रहा है कि वो कमी खत्म हो जाएगी अब उन लोगों के लिए भी, अब बिना किसी रुकावट के वैक्सीन का जो डोज है वो सप्लाई हो पाएगी? हम उम्मीद यही करते हैं। आपने देखा होगा कि जब पहले अनाउंस हुआ था तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी, हर जगह वैक्सीन अवेलेबल थी और टीकाकरण सुचारू रूप से हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन जैसे 18 से 44 वर्ष का अनाउंस हुआ, आपने देखा होगा जो फर्स्ट डोज ले चुके थे उनको सेकंड डोज नहीं मिल रही है, यहाँ खत्म हो गई वैक्सीन, वहां खत्म हो गई वैक्सीन, वहां लाइनें लगी हुई हैं, लोग वापस जा रहे हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति, जो भ्रम की स्थिति थी, उससे जनता परेशान थी। मैं सुबह निकला हूं, मैंने बुक भी करा लिया, मेरा स्लॉट बुक हो गया, लेकिन वहां गया वैक्सीनेशन स्थल पर तो पता लगा वैक्सीनेशन खत्म हो गई। यकीनन। अब कितने दिन में आएगी, कब आएगी, कोई जानकारी सटीक नहीं थी।
अलग अलग लोग अलग अलग बातें। देखिए, अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इससे भी थोड़ी राहत मिल सकती है। विपिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूं तो एक बात समझने की कोशिश करूं कि जो राज्य पहले से ही ऑर्डर कर चुके हैं, जैसे कि हरियाणा के हम देखें, बीते रोज ही खबर सामने आई थी, वहां के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन्होंने स्पुतनिक वी को लेकर ऑर्डर दे दिया और जल्द ही वो हरियाणा को मिलने वाला है, पेमेंट भी उसको लेकर हुआ है। क्या वो लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही वाली बात है कि अभी इसमें आपस में तालमेल बिठाने की बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये सुनिश्चित सबसे पहले करना है कि देश को आपने कोरोना काल के इस दौर से उभारना है जी। और यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि सचेत रह के प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, और दूसरा अगर हम टीका लगवाते हैं तो वो एक कवच का काम करेगा, वो हमारा शील्ड बनेगा। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि आपस का जो तालमेल का अभाव हमने पहले चरण में देखा, जब पहली लहर आई कोरोना की पिछले साल 2020 में, वहां पर आपस में केंद्र सरकार राज्य सरकारों में जो तालमेल का अभाव था, उसके कारण क्या हुआ कि जो एक आम आदमी जो एक गरीबी रेखा के नीचे या प्रवासी मजदूरों की बात करें, वो मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। तो यहां पर आपने जैसे हरियाणा को उदाहरण दिया, ऐसे और राज्य हैं जिन्होंने, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की बात चली थी कि आप ग्लोबल टेंडर करवाएं और उसके लिए जिस तरह से भी, और प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र करा, हमने हर कोशिश करी, हमने हर प्रयास करा कि कैसे एसेंशियल ड्रग्स मंगवाए जाएं बाहर के मुल्कों से, और क्या ऑक्सीजन मंगवाया जाए, वेंटिलेटर्स कहां से मंगवाए जाएं, हम और बाकी विश्व भी खड़े रहे और यहाँ पर बाकी मुल्क भी खड़े रहे विश्व पे। तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये इस समय एक तरफ प्रधानमंत्री ने जब अपने महान वैज्ञानिकों को भी नमन करा, उन्होंने उनका आभार व्यक्त करा कि कैसे उन्होंने जो उनका योगदान रहा है, और साथ में अभी उन्होंने और भी अपना आगे रोड मैप दिखाया है कि कैसे अभी नेजल वैक्सीन की भी बात चल रही है, और साथ में सबसे अहम बात कि जब रिसर्च चल रहा था ये टीके का, उस समय लॉजिस्टिक्स भी प्लान करे जा रहे थे, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल। और यही तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन, कि आप ऐसा नहीं है कि पहले आज आप इजाद करें कि एक टीका पहले लेके आए, उसके बाद आप सोचिए लॉजिस्टिक्स कैसे इसका होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के मामले में भी आप देखें, सही मायने में ऑक्सीजन की कमी थी नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की, क्योंकि आपस में लॉजिस्टिक्स का अभाव था कि कैसे उसके बाद वो प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र कर, नौसेना कैसे लगी रही हमारे रेलवे के माध्यम से, और एयरपोर्ट के जो प्लेन्स थे वो कैसे लगे रहे, कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जल्द से जल्द एक आम आदमी को जो इस समय ग्रस्त है कोरोना से और उसको जरूरत है एसेंशियल ड्रग्स की, ऑक्सीजन की, उसको वो सुविधा मुहैया कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इसी पर। एक चीज की सुप्रीम कोर्ट का आपको याद ही होगा, हाल ही में उसको लेकर सुनवाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो 35,000 करोड़ का आपका बजट है उसको आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, 18 से 44 साल के जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों को आप मुफ्त में वैक्सीन क्यों मुहैया नहीं करा रहे हैं। ये जवाब 2 हफ्तों में देने थे केंद्र सरकार को। क्या लग रहा है कि एक उसका दबाव भी हो सकता है इन तमाम चीजों का, और जो तमाम राज्य सरकारें दबाव बनाने की कोशिश कर रही थे उसका भी दबाव हो सकता है? देखिए, दबाव सभी बनाते हैं। केंद्र भी ये चाहता है कि भी राज्य स्वायत्तता बरतें जी, और अपने खर्चे खुद उठाएं, अपनी जिम्मेदारियों का खुद निर्वहन करें। वही राज्य हैं, राज्य ये चाहते हैं कि सब कुछ केंद्र करे, और जो माननीय। ठीक है सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा। ब्रेक को इस बार मैं आपका कंप्लीट कमेंट कराऊंगा, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा कि जो लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्या उसका भी असर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं जिस तरह राज्य को केंद्र कोशिश कर रहा था कि भी राज्य अपना खर्चा खुद वहन करें, अपनी वैक्सीन खुद मैनेज करें, जी, तो
देखिए राज्यों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। बिल्कुल, केंद्र की बहुत सारी ड्यूटी होती है, तो माननीय न्यायालय ने यही पूछना पड़ा कि भाई 35,000 करोड़ का जो बजट था, जो आपने रखा था बजट के समय, उसका क्या किया, उसका स्पष्टीकरण मांगा कोर्ट ने, जो जरूरी था कि भी उसे पता होना चाहिए। तो वहां देखिए केंद्र सरकार को ये बताना था इस तरीके से खर्च किया है, तो केंद्र के ऊपर दबाव था, राज्यों का भी दबाव था और न्यायालय का दबाव था। और देखिए जनता का, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसके अपना रोजी रोटी मुश्किल से चल पा रही है, क्या उसके लिए मोहताज हो गया, उसका रोजगार चला गया, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन करके टीका नहीं आरपी उपाध्याय सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबोधन के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें बताई है, एक बार दर्शकों को वो भी हम बता देते हैं। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए इस दौरान में। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 21 जून से मुफ्त टीकाकरण जो सरकार कराने जा रही है, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो 18 से 44 साल के लोग हैं, उन लोगों की मुफ्त में वैक्सीन का ये इसको लेकर ऐलान किया गया है। गरीब कल्याण योजना पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज देने का जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है और बहुत दिवाली तक जारी रहेगी मुफ्त अनाज की स्कीम, यानी कि दिवाली लंबा वक्त है दिवाली के लिए, लेकिन तब तक तमाम लोगों को, जो लोग राशन कार्ड धारक हैं, उन लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। किसी भी परिवार को भूखे नहीं रहने दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कई बड़े ऐलान किए, जिसमें 18+ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात हो। 21 जून से मुफ्त टीकाकरण को तेजी करने के साथ साथ तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की बात कही गई है। बिल्कुल विपिन शर्मा जी, इस पर मैं आपका रुख करना चाहूंगा और समझने की ये कोशिश करना चाहूंगा कि हमने कुछ राज्य सरकारों के अंदर देखा, अभी वैक्सीनेशन के बीच में ही कहीं घोटालों के आरोप लगे, कहीं पर पैसे ज्यादा कीमत में बेचने की तस्वीर हमने सामने आई। क्या लग रहा है कि केंद्र ने एक बार फिर से कमान अपने हाथों में ले ली है, इस तरह के घोटालों को, इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको ठीक कर दिया है? मैं मोहित जी इसमें दूसरा पहलू लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में, क्योंकि हमने देखे एक तरफ बिल्कुल प्रधानमंत्री, उनकी सरकार भली भांति समझते हैं कि कोविड की स्थिति को अगर सही समय पे संभाला नहीं गया तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और खास तौर पे क्योंकि तीसरी जो लहर बताई जा रही है, जिसकी आशंका जताई जा रही है, जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते, उसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। तो ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए और ये भी इस बात का संज्ञान लेते हुए कि अमेरिका जो सबसे पुरानी लोकतंत्र है, वो भी चुनाव जो है राष्ट्रपति के चुनाव जो डोनाल्ड ट्रंप हारे, जो वैसे उन्होंने हारना नहीं था क्योंकि जो वहां पर सूरत हाल थे, मतलब बड़ी वजह जो हारे वो कोविड की स्थिति को लेकर हारे। कोविड मिसमैनेजमेंट बोला गया था कि कोविड की स्थिति को संभाल नहीं पाए थे। यहां पर मैं तार जोड़ना चाहूंगा, जो अभी बैठकों का दौर देखा हमने, आरएसएस के बड़े वरिष्ठ, उनके आरएसएस के काडर के लोग और साथ में भाजपा के, आप नड्डा साहब की बात करें, अमित शाह की, प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में शरीक हुए थे वहां पर, और साथ में आगे वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, और बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि देखिए कोई औपचारिक कोई घोषणा तो हुई नहीं थी कि क्या बैठक में हुआ। हम लोग तो सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि ऐसी कि छवि सुधारने की बात चल रही है कि किसानों को लेकर जो जन विरोध चल रहा था और पूरे देशव्यापी जो उनका आंदोलन जो उग्र हो रहा था, और वहां पर और लोग उनके साथ जुड़ रहे थे इस आंदोलन में, विपक्ष तो पूरी तरह से और मजबूत हो गया था, या बैठे बैठाए उनको एक मुद्दा मिल गया था। और जबकि ये कानून जब भी आते हैं किसी भी मुल्क में, तो वो रिफॉर्म्स के तहत आते हैं कि वहां पर आप अपने जो जिस समाज के तबके के लिए आप कानून लेके आए हैं उनको और सशक्त करने के लिए, वो अलग बात है। उनका कुछ पहलू लोकतंत्र है, किसानों को नहीं उस बात गले नहीं उतर रही कि प्रधानमंत्री या उनकी सरकार उनके हित के लिए कानून है। तो ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक है। अगर प्रधानमंत्री सरकार ने ये घोषणा करी है। आरपी उपाध्याय सर, आपका भी कॉमेंट लेना चाहूंगा, एंडिंग कॉमेंट आपका ये होगा, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि तमाम जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी, उससे राहत मिली है सरकार को? मास्टर स्ट्रोक है ये सरकार का, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक। आरपी उपाध्याय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, संतोष है तो किसानों का असंतोष दोनों कोई कारण तो है जी। किसान आजादी के इतने सालों बाद भी अगर कर्ज में डूबा है, आत्महत्या कर रहा है, हम ये कहने लगे कि नहीं कोई रोहित उसके पीछे कारण ही नहीं है, तो वो समझ से परे है। नहीं, जैसे हम देखें कि 22 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और भी कई राज्यों में है, इस तरह की तमाम चीजों को अगर हम देखें तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, सरकार का।
देखिए अभी तक जो नेगेटिविटी बनी थी उस नेगेटिविटी में सुधार होगा जी। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो जिस तरीके से सेकंड वेव में जो सरकार की छवि धूमिल हुई है, बिल्कुल। लाखों के अंबार लगे हैं, दवा की कालाबाजारी हुई है, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान रहे हैं, तो वहाँ आगे आने वाले समय में जनता को कितनी राहत मिलती है सभी मोर्चों पर, चाहे वो आर्थिक मोर्चा है और चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो रोजगार है, जो उन पर कितना डिलीवरी सरकार दे पाती है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। बिल्कुल अभी तक जो लक्ष्य रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाए। देखिए योजना सारी अच्छी थी। ठीक है गरीबी हटाओ, गरीबी कल्याण। ठीक है सर। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं सर? आखिरी कमेंट सर आपका होगा 2 लाइन में सर। मैंने पहले देखिए चर्चा की शुरुआत में मैंने बोला कि ये देर आए दुरुस्त आए, ये तो बात अपनी जगह निश्चित है कि यहाँ पर इसको अब नकार नहीं सकते कि देरी हुई है, विलंब हुआ है, क्योंकि लाशों का अंबार जो नुकसान हमारा हुआ है, जो परिजनों को हमने खोया है, वो कभी भरपाई नहीं हो सकती उसकी। लेकिन यहाँ पर जो सरकार ने अपनी तरफ से जो एक ये मास्टर स्ट्रोक मैंने इसको नाम दिया है कि वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा प्राथमिकता स्वास्थ्य को मिलनी चाहिए। समय की कमी के चलते आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस चर्चा में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे भाषण का विश्लेषण भी किया। तो एक राहत की खबर है देश के लिए, देखना दिलचस्प होगा कि कब तक लोगों को अब तेजी के साथ में वैक्सीन मिलनी शुरू होगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन